हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का जो है मैथ का पेपर कवर कर चुके हैं, तो अब हम जीएस का पेपर कवर करेंगे। इसको मैं कोशिश करूंगा 2 पार्ट में बनाने के लिए, लेकिन जहां तक की पॉसिबिलिटी 3 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशन होती है। हम 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना सकते। आपने देखा होगा रैम की कमी की वजह से, प्रोसेसर की कमी की वजह से लैपटॉप में, तो आप समझ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, वो करता है। राष्ट्रपति तो कर ही नहीं सकता, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं करता है, और भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। कितनी? टोटल 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। और जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में ये चाहिए, देखिए इंग्लिश में आपको क्या समझना है, ये सिंपल हिंदी क्वेश्चन है। जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पे मैं नहीं लिया हूँ, उसको मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दूंगा, अभी आएगा तो आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया अभी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह न हो, क्या कहलाती है? तो अगर इसको हम इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलता है ये? एन इकोनॉमी इन विच देयर आर नो फ्लो ऑफ लेबर, गुड्स और मनी टू एंड फ्रॉम अदर नेशनल इज एन। ऑप्शन ए है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी स्लो इकोनॉमी, मंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एंड ऑप्शन डी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो 1991 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम कहीं से भी बाहर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करते थे, तो उसी पे ये बना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकार की विशेषता नहीं है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। अच्छा देखिए, एकाधिकार में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद है कि नहीं है? आप ये समझो, एक जगह है जहाँ पे केवल एक ही दुकान है, उसके अलावा कोई दुकान नहीं है। आप ज़्यादा लंबे मत समझो, बस ये समझो, अगर उस दुकान का कोई दोस्त, उस कोई भी, मान लीजिए एक जूता है जिसका रेट उसको पड़ता है 800 का और वो बेचता है 1600 का, ठीक है। लेकिन अगर उसका कोई दोस्त लेने जाता तो उसको कितने में दे सकता है? 1200 में भी दे सकता है, 900 में भी दे सकता है। प्रॉफिट तो लेगा जरूर, अगर दुकानदार है तो प्रॉफिट तो सबसे लेगा, लेकिन 900, 1000, 1200 में भी बेच सकता है। लेकिन कोई एक अननोन पर्सन जाता है तो उसे 1600 में देगा, बहुत से बहुत कम करेगा तो 1500, 1400 में। तो कीमत विभेद है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका, ठीक है। उत्पाद का एकल विक्रेता, सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल होता है मोनोपोली में, तो सबको पता होगा। अत्यधिक विक्रय लागत, हैवी सेलिंग कॉस्ट, ये भी होता है। मोनोपोली में दुकानदार अपने हिसाब से जो है सेलिंग कॉस्ट बढ़ा सकता है, ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, नई फर्मों की प्रविष्टि के लिए अवरोध। जी बिल्कुल, मोनोपोली की ये विशेषता नहीं है, नए फर्मों की प्रविष्टि के लिए अवरोध नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही होगा। ये क्वेश्चन आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे हिसाब से जो लॉजिक करता है वो तो यही होगा, लेकिन एसएससी के हिसाब से थ्योरी स्टैटिक क्या है वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? द सप्लाई ऑफ लेबर इन द मार्केट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आकार पे बिल्कुल निर्भर करती है। जनसंख्या जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है आपको श्रमिकों की ज़रूरत होगी। सिंपल सी बात है, अगर 10 घर हैं तो, और 10 घर में से 2 घर में काम लगा है तो 2 श्रमिक की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर 5 ही घर हैं तो एक ही घर में काम लगा तो 1 श्रमिक की ज़रूरत, तो ये तो डिपेंड करता है। सेकेंड ऑप्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ द पोल्यूशन इन द लेबर साइज, लेबर फोर्स मीन्स जनसंख्या में श्रमिक बल के अनुपात पर, बिल्कुल ये भी डिपेंड करता है कि जनसंख्या में कितने श्रमिक बल हैं, इनका रेशियो डिपेंड करेगा, तो ये भी होगा। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाए गए श्रम घंटों की संख्या पर, सिंपल सी बात है, अगर एक काम है कोई, उसको 24 घंटे के अंदर करना है तो इस पर डिपेंड करता है ना कौन श्रमिक कितने घंटे काम करता है रेशियो में। आप कोई तो एक साथ नहीं काम कर सकता, जैसे यहाँ पे 8 घंटे या 10 घंटे का टाइम फिक्स है, तो ये भी होगा। मीन्स इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? देखिए, भारतीय संविधान के उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? द टर्म फैटर्निटी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फैटर्निटी
मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। द टर्म फैटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे से तात्पर्य है। अब बात ये करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें 9 वर्ड है, तो जब इसमें यहाँ पे एक वर्ड पूछा तो चांसेस है इन 9 वर्ड को पूछने का। और ये 9 वर्ड जो है आप एक बार जाके देख लेना। मैं यहाँ पे तो समझा सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कितना टाइम लग जाएगा फिर। तो आप एक बार इन 9 वर्ड को जाके चेक कर लेना। पहला वर्ड क्या है, देखिए कौन कौन से 9 वर्ड है। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। तो ये 9 वर्ड आप एक बार देख लेने का। फैटर्निटी मीन्स बंधुता, मीन्स भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूमेनिटिंग क्या था। देखिए क्यूमेनिटिंग एक चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी थी। द क्यूमेनिटिंग इज अ चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी एंड रूल चाइना 1927 to 48 एंड देन मूव टू कहाँ पे चली गई, ताइवान चली गई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी। भारत में अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये तो सबको पता होगा कि भारत में अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, देहरादून। कहाँ पे है, उत्तराखंड। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण में से कौन सक्षम है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज आर कॉम्पिटेंट टू इशू रिट्स। मूल अधिकार मीन्स रिट्स, WRITS, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 से ये शक्ति पाती है और वो रिट्स जारी करती है, और उच्च न्यायालय 226 से। ठीक है, और आप लोग को पता है 4 या 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ये सब हम बाद में जब पॉलिटी का वीडियो कवर करेंगे, कुछ पार्ट हमने कवर किया है जो आप यहाँ से लिंक पा सकते हैं उसका, तो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक विषय विश्वव्यापी निधि, इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेचर के लिए किस, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के लिए कौन सा लोगो यूज किया जाता है, तो उसका आंसर होगा पांडा। थोड़ा सा देखते हैं, देखिए WWF जाइंट पांडा लोगो ओरिएंटेड फ्रॉम अ पांडा नेम चीची। उसका नेम क्या पांडा का, चीची। और ये जो है बीजिंग जू से, बीजिंग चिड़ियाघर से लंदन लाया गया था 1958 में। और जो इसके फाउंडर कौन है, यंग इन 1966। द लोगो वाज फाउंडेड बाय यंग इन 1966। आंसर क्या होगा, पांडा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो ये सबको पता होगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो देखिए ये जो है पास्कल के लॉ पे काम करते हैं। अब बात ये आती है कि पास्कल का लॉ होता क्या है, पास्कल लॉ होता क्या है। देखिए पहली बात तो पास्कल का जो नियम है वो द्रव स्थितिकी में दाब से संबंधित है, मीन्स प्रेशर से संबंधित है। इन्होंने क्या बोला था कि जब सब तरह से घिरे तथा इनकम्प्रेसिबल द्रव में, मतलब कोई एक है किसी बर्तन में एक द्रव रखा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और इनकम्प्रेसिबल है, मीन्स असंपीड्य है। ठीक है, द्रव में यदि किसी बिंदु पर दाब परिवर्तित किया जाए, ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर अगर दाब परिवर्तित किया जाए इस द्रव में, अंदर घटाया या बढ़ाया कुछ भी किया जाए, तो उस द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु में दाब में उतना ही परिवर्तन होगा। मतलब क्या है कि एक सिस्टम में जल रखा गया है जिसमें जो है इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस अब और नहीं किया जा सकता, मतलब पूरा दबा के रखा गया है। उसके बाद अगर उसमें हम दाब बढ़ाएं या घटाएं तो प्रत्येक बिंदु पर उतना ही दाब लगेगा जितना आप लगा रहे हैं। जल के प्रत्येक कण पे बोल लीजिए। ठीक है, पास्कल ने द्रव में दाब संचरण का अध्ययन किया था और उन्होंने एक नियम को प्रतिपादित किया था। वही नियम है जो हमने आपको बताया, जिसे पास्कल लॉ कहते हैं। इस नियम को तरल दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल दाब का संचरण का नियम। और ये नियम क्या हमने बता चुका है, एक बार फिर से सुन लीजिए आप। यदि कोई तरल विराम स्थिति में है तो उस तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है, हर प्रेशर का है, यदि गुरुत्व की उपेक्षा की जा सके। देखिए अब स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, ये कैसे काम करता है। जैसे ही आप अपने पास से हल्का सा भी चेंज करते हैं तो प्रत्येक
कण पे, द्रव के प्रत्येक कण पे चेंज होता है जिससे वो गाड़ी को रोक लेता है। तो ऑप्शन नंबर पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। हम्पी किसके लिए जानी जाती है? यह विजयनगर की राजधानी है। हरिहर और बुक्कर का नाम तो सभी लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? अब मैंने ये क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा आंसर खोजने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। अगर आप लोग को किसी को पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा डाउट है चचनामा और किताब उल हिंद में। आप अगर किसी को भी सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अबू देखिए, अल बरूनी जो थे उनका रियल नाम था मोहम्मद बिन अहमद, और एक फेमस हिस्ट्रिशियन, मैथमेटिशियन, फिलोसफर, पोएट एंड स्कॉलर थे। कहाँ पे? मोहम्मद गजनी के कोर्ट में। तो इनके बारे में इतनी और भी जानकारी, लेकिन इसका सही आंसर नहीं मिला। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने टोटल क्वेश्चन कवर किया 16। अब हमारे पास कितने बच जाते हैं? 16 4 20, अराउंड 34 क्वेश्चन बच जाते हैं। मतलब 3 पार्ट बनेगा, 17 का। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कवर करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।